ये कौन सा अक्षर है? पा। कौन सा अक्षर है? पा। अरे इन लोग भी आ गए, चलो इन लोग को भी बिठाओ, चलो इन लोग को बैठने के लिए जगह दो। चाह जाओ जाओ इधर आओ, अंकिता इधर आ जाओ, वो वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे। चल उसको वहाँ बिठाओ, कमला को। ठीक ठीक है। ये कौन सा अक्षर है? का। कौन सा अक्षर है? का। ये कौन सा अक्षर है? की। कौन सा अक्षर है? की। चलो इसी के साथ हम लोग अभी इसको जोड़ के पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। चलो का का का। यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल था सर। ये अपने क्षेत्र की पूरा यही थी, आते थे। गरमा, बंजेपल्ली के, राजपेंटा, ये आसपास वाले सब यहाँ आते थे। बहुत बड़ा दीवार खूब चौड़ा किए थे, पूरा गांव वाले मिल के। 2005 में हमारे क्षेत्र में स्कूलों को बंद किया गया और कुछ स्कूल को तोड़ दिया गया। मिडिल स्कूल तो पहले से संचालित था, लेकिन यहाँ 5वीं पास वाले कोई बच्चे रहेगा तभी तो मिडिल में जाएगी। There are red colored memorials erected in this place. ये माओवादियों द्वारा इरेक्ट किया गया है। साउथ बस्तर में किसी एक जगह पे अगर आपको ये स्मारक दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स कि अब तक सरकारी फोर्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं किया है। यहाँ पे मोस्टली जनताना सरकार जो माओवादियाँ चलाते हैं उनकी सरकार यहाँ पे है। Deep in the heart of India, nestled within the ancient wilds of Chhattisgarh, lies Bastar, a land of breathtaking beauty and untold conflict. For centuries, its indigenous people, the Adivasis, have lived in harmony with nature, their traditions rooted in the rhythms of the land. But for decades now, Bastar has been engulfed in a shadowy war. What began in the 1980s as a refuge for a small band of Maoist insurgents has now evolved into an all-out rebellion. With weapons in hand and Mao in their hearts, the Maoists have declared large swaths of Bastar their liberated zones, territories beyond the reach of the Indian state. On the other side, the Indian government, determined to reclaim control, has launched an aggressive military campaign. With heavily armed security forces, surveillance drones and counter-insurgency operations, the state sees this as a battle to uphold democracy and law. Caught in the crossfire are the Adivasis, the original inhabitants of Bastar. To them, the jungle is home, not a battlefield. Their voices, often unheard, whisper stories of displacement, fear, and survival in a war they never chose. Who truly speaks for Bastar? The state seeking order, the Maoists promising revolution, or the Adivasis struggling to hold onto a world slipping away? भुज माड़ के लोगों को कहीं बाजार या दूर दूर में जाते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर दूर हो या फिर 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। अपनी जो व्यक्तिगत जो भी चीज़ खरीदना है या फिर इधर से उधर बेचने ले जाना है, ऐसा ले जाते हैं, या कीमती चीज़ बेचने के लिए ले जाते हैं। तो फिर हमारे जो आदिवासियों का रेट कम ही रहता है, या फिर उधर से कुछ सामान लेकर आते हैं भी बाजार से। तो फिर पुलिस वाले ने या सरकार वाले ने हमारे जोलाओं को चेक किया जाता है कि उसमें से ज़्यादा सामान निकला तो फिर माओवादियों की सामान ले जा रहे हो, नक्सलियों के सामान ले जा रहे हो करके हमारे बोले वाले आदिवासियों को, या उन लोगों को हनफड़ है या उन लोग फड़े ना लिखे ना, या अपनी जो बोली भाषा होती है गोंडी भाषा से उन लोग बोलते हैं। तो फिर उन लोगों को जो पुलिस वाले ने तो हिंदी भाषाओं से उनको डराया धमकाया जाता है और उनको नक्सलियों की केस लगाकर उनको जेल डाला जाता है। The Maoist movement first ignited in the quiet village of Naxalbari, West Bengal, a spark that soon turned into a raging fire. कलकत्ता धधक उठे नया दिल्ली दिल्ली तो शहर कपे
थरे थारे नया दिली दिली शहर From the rice fields of Bengal, it spreaded across the plains of Bihar and the wilds of Telangana, gathering momentum with every passing year. తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో వీర శ్రీకాకుళంగా శ్రీకాకుళంగా వీర శ్రీకాకుళంగా వీర యోధులగా కన్నగడ్డ శ్రీకాకుళంగా. Eventually, it found its way into the dense jungles of Bastar, where it took deep root, reshaping the region's history and setting the stage for one of India's longest running insurgencies. कंधे से कंधा मिलकर आगे हम बढ़ेंगे कंधे से कंधा मिलकर आगे हम बढ़ेंगे बरखा संघर्ष के राह पर कदम कदम आगे बढ़ेंगे बरखा संघर्ष के राह पर कदम कदम आगे बढ़ेंगे. Well, while Nandigram still simmers, there is another land-related dispute which is brewing in Bastar in Chhattisgarh, and this is a place where farmers are up in arms against a proposed steel plant by the Tata. In 2005, a movement emerged from the heart of Bastar, Salwa Judum, a Gondi term meaning purification hunt. It was presented as a people's uprising against the Maoists. But while the state calls it a spontaneous movement, multiple evidences suggest a different reality. One of a state-sponsored armed resistance, pitting locals against each other in a bloody conflict. As Chhattisgarh government has officially claimed that it is a spontaneous people's movement, this is what they continue to claim despite increasing evidence. What followed was a wave of displacement, violence, and human rights violations. Villages were razed, homes were abandoned, and thousands found themselves trapped between the Maoists on one side and the Salwa Judum militias on the other. So they say that there is no state sponsorship. In Konta in February 2006, on the left, the collector and the leader of the opposition, Mahendra Karma, flagging off the rally. So all the media reporting has been one-sided, but the fact is that people are being killed by both sides and there has been a huge loss of life. But one of the least spoken consequences of Salwa Judum was its impact on education. Public schools in Sukma, Bijapur and Narayanpur districts of Bastar, once a rare source of learning and hope in this remote land, became collateral damage. With allegations that these schools were being used by security forces as barracks, they were targeted and demolished. Classrooms turned to rubble, blackboards erased forever, generations left without a future. In a war fought for control over land and ideology, the biggest casualty became the dreams of Bastar's children, lost in the ashes of a conflict that was never theirs to begin with. 2005 में जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ, कुटरू इलाका जो भैरमगढ़ ब्लॉक का इलाका है, कुटरू के करकेली और अम्बेली इलाके से सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई। तो उसके बाद जो सुरक्षा बल के जवान हैं, खासकर सीआरपीएफ के जवानों को बस्तर में तैनात किया गया। जब जवानों की तैनाती होने लगी तो उस दौरान जवान का जो मूवमेंट है वो अंदरूनी इलाकों में काफ़ी था, और साथ में जो सलवा जुड़ूम के लोग थे वो अंदर जाते थे, गांव में जाते थे, नक्सलियों की तलाश करते थे। जब जवान यहाँ पर आए तो उनके पास और सरकार के पास उनको रखने के लिए या उनको कहीं ठहराने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। तो एकमात्र एक ऐसा था कि कई जगह ये हुए कि स्कूलों में रोका गया, क्योंकि सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो स्कूल बंद हो गए। शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी थी, आवासीय विद्यालय जितने, सब बंद कर दिए गए, क्योंकि ऐसे हालात थे, खूनी संघर्ष का स्थिति यहाँ पर था। तो उसके बाद नक्सलियों को ये लगने लगा कि जितने भी फोर्स हैं, सुरक्षा बल के जवान जो आ रहे हैं, गांव-गांव में जो स्कूल है, आश्रम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो भवन है वो उनमें रुकेंगे। 2007 जनवरी में एक ओपन लेटर छापा गया था EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, बाई गणपति वाज द देन जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPI माओइस्ट। उन्होंने जो स्कूल तोड़ा गया था माओइस्टों के द्वारा, इसको डिफेंड किया था। उनका कहना था कि स्कूल्स में फोर्सेस घुस जाते हैं, वो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर नहीं बन के रहता है। और अगर हम स्कूल का एज होल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एक हाई वॉल्स, कंक्रीट वॉल्स है, छोटे विंडोज है, तो वो बहुत मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देती है पार्टीज इन द कन्फ्लिक्ट को लेके टू कंटिन्यू देयर वॉरफेयर।
नक्सलियों ने सिर्फ इसलिए तोड़ा था क्योंकि वो को ये लगता था कि जो जवान है वो वहाँ पर रुकेंगे। और ये बात सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं है, अगर हम देखें कश्मीर से लेके या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। एज पर ए रिपोर्ट इन फर्स्ट पोस्ट, एक ऑल्टरनेट मीडिया, उनके रिपोर्ट के अनुसार 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में नंबर ऑफ स्कूल्स which are occupied by armed forces have doubled. There are multiple such instances जहाँ पे आसाम में भी इस तरीके से स्कूल्स को आर्म पार्टीज ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट यूज़ करते हैं, नागालैंड में भी किए हैं, मणिपुर में भी बहुत सारी ऐसे केसेस हैं। हाल ही में अगर देखें 2020 की बात है, बिहार के एक स्कूल में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे थे रात को, तो अगले दिन सुबह आके माओइस्ट ने उस स्कूल को तोड़ दिया। एक पर्चा लगा जिस पे कहा गया था कि स्कूल पे फोर्सेस इस्तेमाल होती है इसलिए हम लोगों ने तोड़ दिया। एक इंटरडेली एजेंसी है, उनके अनुसार भारत को लेके ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे स्कूल्स को पार्टीज ऑफ द आर्म कन्फ्लिक्ट ने इस्तेमाल किया है। वो स्टेट पार्टीज हो सकती है या फिर नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स भी हो सकती है। 133 schools of Sukma and 396 schools of Bijapur were demolished during the Salwa Judum, forcing thousands of children out of school. The number of schools demolished in Narayanpur district is not surveyed yet. In 2011, when Salwa Judum was banned through the petition Nandini Sundar versus the state of Chhattisgarh, सुप्रीम कोर्ट ने सल्वा जुलूम को बैन किया। उन्होंने उसी जजमेंट में ये ऑर्डर दिया था दैट सिक्योरिटी फोर्सेस नीड्स टू वेकेट ऑल द स्कूल्स। तो उसका इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से तो हो पाई है यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक वो मेजर माइलस्टोन है सिर्फ छत्तीसगढ़ या बस्तर को लेकिन पूरी इंडिया को लेकर। एंड ऑल्सो टू सी यूएन के जो 6 ग्रेव वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स है ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट, one of them is the school buildings and hospitals shouldn't be used during the armed conflict or by the parties of the war. When the schools of Bastar crumbled, education did not stop, but it suffered. With no schools left in the villages, the district administrations of Sukma, Bijapur and Narayanpur introduced a desperate solution. Bamboo-made residential schools known as porta cabins. Built near the Salwa Judum camps, these fragile structures were meant to shelter and educate children displaced by the war. 2005 से लेकर 2010 के बीच का जो समय अंतराल था, ये 5 साल बीजापुर के सैकड़ों बच्चे आज पोटा केबिनों में, बीजापुर में लगभग 32 पोटा केबिन है, 32 पोटा केबिनों में तकरीबन 21,000 बच्चे पढ़ते हैं। But inside, conditions were appalling. Children from remote villages were stacked into overcrowded rooms far from home with barely enough to survive. The promise of education stood on shaky ground. The schools suffered from an acute shortage of teachers, books, and even beds. For many, these porta cabins became symbols not of learning but of abandonment, a temporary solution that over the years became a permanent reminder of a system that failed its children. In the heart of Bastar, where conflict dictates life, education remained another casualty, left to survive in makeshift shelters, as fragile as the hope they carry. A wintry December afternoon 2018. Outside the tall iron gate of Sangampalli Girls' Porta Cabin in Bijapur, 6-year-old Hemla clung to bars, sobbing. That morning, she had been taken to the hospital, feverish and weak. There, she saw her parents and learned the unthinkable. Her elder sister had died of malaria. But when it was time to leave, her parents walked away. They had 100 kilometers ahead, carrying their daughter's lifeless body. Hemla was left behind, alone, trapped between grief and the cold iron gate. In the shadows of conflict, Bastar's porta cabins stand as grim reminders of neglect and suffering. Reports of human rights violations, corruption and abuse continue to emerge from these makeshift schools, where children are left in appalling conditions, forgotten by the very system meant to protect them. These porta cabins are Bastar's version of Canada's Indian residential schools, built with similar objectives, carrying the same scars. Year 2011, Salwa Judum was banned by the Supreme Court. In its ruling, the judge echoed Joseph Conrad's words, warning against the horrors that unfold when violence is made with more violence. Post Salwa Judum, the state's focus narrowed, its power and resources directed solely at combating Maoism through military means. But in this war for control, the future of Bastar's children was never a priority. बस्तर का सबसे बड़ा खराब समय यही था 2005 से 2010 तक का जो 5 साल का समय था। सैकड़ों बच्चे स्कूलों से वंचित हो गए, हजारों ग्रामीण अपने घर द्वार गांव से वंचित हो गए। अगर उस समय नक्सलियों की संख्या बस्तर में
1000 रही होगी तो इन 5 सालों में उनकी संख्या 10,000 हो गई थी, क्योंकि सरकार के बीच में और ग्रामीणों के बीच में जो लंबी दूरी थी उसका भरपूर फ़ायदा माओवादियों को भी मिला और इसका फ़ायदा सरकार ने भी उठाया। Bastar, an ancient land, now a war zone. Here the fog of conflict has created more than just battle lines. It has built a veil, an opaque shield behind which corruption festers and human rights vanish into silence. In the name of war, anything becomes justifiable, and in the shadows, those with no voice continue to suffer, unseen, unheard. कहाँ जा रहे थे? और रैली में रैली ले गए, लेकिन वो पुलिस लोग बहुत मारते सर। The schools of Bastar fell, but the Porta cabins remained. Yet those schools were never rebuilt, never reopened. For Bastar children, the choices were stark. Travel miles away to live in overcrowded Porta cabins, cut off from their families and culture, or abandon education entirely. A generation left with nowhere to learn, nowhere to belong. Change, however small, began to stir in Bastar. From 2017 and 2018 onwards, a new generation emerged. Young men and women from Sukma, Bijapur and Narayanpur who had completed high school in Porta cabins or residential schools stepped into adulthood and found themselves at crossroads. The government offered them only one path, a job in the armed forces. Many took it, but for others, the choice was far more complex. Joining the state meant being seen as the enemy by the parallel Jantana Sarkar, the Maoist-run government in their native villages. It was a risk not just to them but to their families, and so some started seeking livelihoods within their own villages, carving out a future beyond war and conflict. मैं गरम कमरा में रहता हूँ, मैं रोजगार साहब हूँ। Ashok was one of them, but he chose to go farther. While others hesitated, torn between two warning sides, Ashok saw a different path. He refused to pick up a gun for the state or the insurgents. Instead, he chose to build, to create, to stay. In a land where war dictated fate, Ashok decided to rewrite his own. मेरा नाम अशोक बघेल, मैं कामाराम का निवासी हूँ, जो कि कामाराम एक पंचायत है जो कोंटा बिलाक और सुकमा जिला के अंतर्गत आता है। पहले शुरू में जनपद स्कूल था, जनपद स्कूल टूट गया, अब गुरुजी भी नहीं थे, जनपद स्कूल टूट गया। टूटने के बाद सब बच्चे ही रहती थी विद्रोह के बाहर जाके पढ़ते थे। हम लोग को भी सूचना दिया गया कि कामाराम के जितने भी बच्चे हैं पढ़ के छोड़ दिए हैं वो यहाँ बचली पढ़ने आ सकते हैं करके। हमारे गांव से 35 लगभग लड़के लोग हम लोग बचेली पढ़ने के लिए गए। पहले तो मैं जगरगुंडा से पढ़ाई किया सर, वहाँ के बाद कोंटा के बाद वापस गाँव आया, बिजनेस चालू किया। फिर थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया तो बच्चों का भविष्य था, स्कूल टूट गई तो बच्चों के खातिर में सुकमा गया। हाई स्कूल में 12वीं तक पढ़ा सर मैं, उसके बाद फिर कॉलेज करने के लिए पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा में आया। सर मैं पढ़ा और लिखा होकर कैसे बेरोजगार रहता, उसके बाद ही मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में जुड़ा हूँ। चंदा के गांव में हम सैर करने जाएंगे। 2016 में जुड़ा हूँ, 6000 रुपये कुछ मेरे को मिल रहा था उस समय। रॉकेट से उड़ जाएंगे। एक दिन छुट्टी में मैं घर गया तो देखा कि बच्चे बहुत दिख रहे थे वहाँ। बच्चे हैं तो कम से कम स्कूल के लिए बात तो करना चाहिए कलेक्टर साहब से। हम लोग आवेदन बनाए, एक टाइम आवेदन बनाए, उसमें ये लिखा था कि हम पढ़े लिखे हैं, गांव के बेरोजगार हैं, तो हमको गांव में स्कूल खोलने के लिए अनुमति दिया जाए। ऐसा 2-3 दिन आना जाना किए सर, फिर पूछे मेरे को तो क्यों आए हो करके, तो मैं आवेदन जो बनाए थे उसको दे दिया कलेक्टर साहब। आवेदन को पढ़े और बोले अच्छा तुम स्कूल खोलना चाह रहे हो गांव में? बोला जी सर। क्या करते हो करके? सर प्रथम में काम करता हूँ करके बोला। शिक्षा का मुझे अच्छा अनुभव भी है, मैं पढ़ा सकता हूँ गांव में रह के। जैसे सर्वजुलूम आंदोलन के बाद जो है ग्रामीण अपने क्षेत्र में वापस गए तो वो स्कूल दोबारा से प्रारंभ नहीं हो पाए, तो उस चीज़ को हमने प्रारंभ करने का एक सोच रखा और उसमें बेसिकली ये रहा कि
लगभग हमारे यहाँ 26,000 ऐसे बच्चे पिछले सत्र में थे जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल थे। फिर सर बोले तुम्हारे साइड तो माहौल बहुत ख़राब है, उधर के स्कूलों को तो इधर अटैच कर दिया गया है, तो गांव में कैसे स्कूल चलाओगे, ऐसा करके बोले। सर मैं चलाऊंगा सर। बोला ठीक है तुम चलाऊंगा तो बोल रहे हो, अगर तुमको कुछ होता है तो उसका जवाबदारी जिला प्रशासन नहीं लेगा। तुम एक काम करो, गांव वाले से और उन लोग से बात करके आओ करके कलेक्टर साहब बोले। लगभग 2017 की बात है। उस समय मेरे साथ मेरे जो साथी हैं, पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर भी थे। उस समय नक्सलियों का एक बुलावा था, तो हम लोग यहाँ से बासागुड़ा होते हुए कोंडापल्ली करीब भट्टीगुड़ा गांव पड़ता है, वहाँ तक गए थे। एक पर्चा दिया था, तो उस पर्चा को हमने पढ़ा तो हम भी चौंक गए, क्योंकि 2005 के बाद बस्तर में जो संघर्ष चल रहा था, खूनी संघर्ष जवानों और नक्सलियों के बीच, ग्रामीणों और सलवा जुड़ूम के बीच जो एक खूनी संघर्ष था, तो उसे देखते हुए नहीं लगता था कि आने वाले 15-20 साल तक जो है इस इलाके में विकास को लेकर या विकास के बारे में कोई परिकल्पना भी कर सकता है। परंतु उस दिन जब पर्चा हमारे हाथों में दिया गया, हमने पढ़ा कि उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि हमें गाँव में स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पानी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया था। तो उस समय मैं जिस अखबार में काम करता था, नई दुनिया में, मैंने जो खबर मैंने बनाई थी वो ऑल एडिशन लगी थी। इसके बाद मैं गांव आया। उस समय मोबाइल हमारे क्षेत्र में ले जाना अलाउ नहीं था। अब तो मैं गया, उस समय तो हमारे क्षेत्र में बड़े कोई अधिकारी वगैरह तो नहीं जाते थे, क्योंकि हम ही लोग ही रहते थे। तो गांव वाले को पिटाया, गांव वाले को समझाया, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग को भी देख लिए थे उन लोग कि हाँ इन लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मतलब कुछ इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब अशोक सर लोग आए हैं उस समय इन्होंने जो डिसीजन लिया, उस टाइम मैं ही सरपंच था, तो इन्होंने भी प्रस्ताव हमसे लिया कि हमको स्कूल चालू करना है। तो ये आप लोग की अच्छी सोच है और बढ़िया है। फिर ग्राम सभा हम लोग बैठे, गांव वाले बैठ के फिर इनको बोले कि भाई यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, खुलेगा तब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो पता नहीं सर कि बात कहाँ से फैल गया, मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को एक दिन उन लोग फिर बुलाए, अंदर वाले बुलाए। अब उसके बाद गोंडी में बोले उन लोग मेरे को, निम्मा स्कूल खोलना की थी नारू बोल के मेरे को बोले। तो मैं बोला हाँ मैं स्कूल खोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग अनुमति दोगे तो स्कूल खोलूँगा। स्कूल खोलने के लिए कलेक्टर साहब के पास मैं गया रहा, और कलेक्टर साहब ये भी बोले हैं अगर आप लोग अनुमति दोगे तब जाके स्कूल खुलेगा गांव में, अन्यथा नहीं खुलेगा। फिर उन लोग चर्चा किए, बात किए उसमें उस विषय में, और बोले नहीं आप स्कूल खोल सकते हो। फिर ये भी बोले कि आपका जो स्कूल है वो स्कूल लेंटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में तो ये बोले एक झोपड़ी बनाओ, या तो ईटा से जोड़ रहे हो तो आधा खुला रहना चाहिए, और तुमको कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो मैं भी बोला ठीक है, हम लोग दूसरा काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ाने का काम है तो हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे करके मैं बोला। चूँकि नक्सली अंदर जो है कोई स्थायी स्ट्रक्चर बनाने नहीं देते, इसलिए ग्राम पंचायत के लोग सहयोग से या पंचायत में जो फंड रहता है उससे जो है एक शेड बनाएंगे, और शासन से जो है हम लोग ड्रेस कापी किताब हम लोग जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। शिक्षक जो भर्ती का मसला था, उसमें ये था कि जब नक्सलियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि शिक्षक जो है उसी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन निवास करना चाहिए, बाहर से प्रतिदिन जो है वो आना जाना नहीं करेगा। वहाँ से तो हमको आदेश मिल गया कि तुम स्कूल खोलो करके। तो ये वाला बात जाके फिर मैं कलेक्टर साहब को बताया, क्या हुआ, बात हुआ? तो मैं बोला जी सर हो गया। उसके बाद बोले ठीक है तुम गांव का सर्वे करके लाओ, बच्चे लोग का कितने बच्चे हैं। Bastar falls under the 5th schedule of the Constitution and is governed by the PESA Act. Under this law, no construction is legal without the approval of the Gram Sabha. बिना ग्राम सभा के जो बनाया जा रहा है, तो उस फुलिया के विरोध में मूलवासी बचाओ मंच बनी है। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। Any project bypassing the consent of villagers stands in violation of their constitutional rights. कैसे रीओपनिंग आपका स्कूल करना है, तो हमने चूँकि वहाँ परिस्थितियाँ अंदर बहुत कठिन है, जटिल है, इस कारण हमने इसमें निर्णय लिया कि स्कूल जो है ग्राम पंचायत के सहयोग से खोला जाएगा। अब खाजा क्या होता है? After years of silence, the classrooms of Bastar began to breathe again. खाजा खाते हो?
In 2018, the first government schools started reopening. Beginning in Konta block, Sukma, where 55 demolished schools were brought back to life. Leading this change were youths like Ashok, appointed as Shiksha Doots, messengers of education. With just a month of basic training, they stepped into classrooms not just as teachers, but as symbols of hope and resilience. In a land scarred by war, learning found its way back. One school, one teacher, one child at a time. राजेश के लिए ताली बजाओ। हाँ चलो, हम लोग लिखते हैं का। ग्रामीण खुद आगे आने लगे कि अब गांव में हमें स्कूल चाहिए, आश्रम चाहिए, यानी कि मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो इस कड़ी में काफ़ी प्रयास किया, गांव वाले भी हमारा मदद किए, हम लोगों ने गांव वालों का हेल्प लिया। उसके बाद प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जाकिर खान जो थे, उस समय यहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हम लोगों से मिले, उनकी तो पहले से ही मांग थी कि गाँव में स्कूल खुलना चाहिए, गाँव में बच्चे शिक्षित हो। तो काफ़ी उनसे मेल मुलाकात के बाद कई दफ़े मीटिंग हुआ उनके साथ। उसके बाद वो जो है नक्सलियों से ग्रामीण बात किए, ग्रामीण के बात करने के बाद नक्सलियों ने भी कह दिया कि ठीक है भाई, आप स्कूल खोल सकते हो। तो पहला स्कूल जो है कि 2019 में हम लोगों ने और शासन प्रशासन ने मिलकर ग्रामीणों की मांग पर करीब 78 बच्चों के साथ पदमूर में जो है प्राथमिक शाला की शुरुआत की थी। वो पहला स्कूल था। अभी बीजापुर में हम लोग बहुत सारे ऐसे स्कूल जो पहले नक्सल हिंसा की वजह से बंद हो गए थे, वापस पुनर्संचालित हो रहे हैं। अभी आज के डेट में ऐसा है कि बहुत सारे जगह टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है, बट हम शिक्षा दूत के माध्यम से और जहाँ हो सकता है टीचर्स पोस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे प्रधान पाठक भी हमारे आज पोस्टेड हो चुके हैं। बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में बीच में नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग भी अब वापस स्कूल आ रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं। बुनियादी शिक्षा जो है वो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ा मीडियम ऑफ चेंज मुझे भी यही लगता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम लोग इस विचारधारा को काउंटर कर सकें। By 2019, the movement to reclaim education had gained momentum. In Konta block, Sukma, the number of reopened schools rose to 93 out of 133 that had once been reduced to rubble. The ripple effect reached neighboring Bijapur, where 110 out of 400 demolished schools reopened their doors, offering children a chance to learn again after years of absence. The tide was turning. Education was returning to Bastar. 2021 में स्कूल खुला, जुलाई से हम लोग को यहाँ पे बताए कि पढ़ाने का। यहाँ मेरी पोस्टिंग 2023 में हुई है प्रधानाध्यापक पद पर। इससे पहले जो शिक्षा दूत यहाँ पे कार्यरत थे, जो शिक्षा दूत थे वो अच्छे ही कर्मठ और अच्छा काम करते थे। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम 3 टीचर हो गए, तो यहाँ के बच्चों के जो स्तर भी है वो सुधरने लगा है। लगभग 50 के आसपास के जो खुला संचार के स्कूल है वहाँ पे प्रधानाध्यापक नियुक्त हो चुके हैं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ों की मात्रा, बड़ों की मात्रा। The reopening of schools in Bastar did more than restore education. It built unseen bridges. In the heart of conflict, the schools became neutral grounds where the state and Maoists tacitly agreed to let education prevail. This delicate, unofficial negotiation was quietly driven by youths like Ashok, who envisioned classrooms as catalysts for peace. In Bastar, education became the common language of reconciliation. और उसके बाद जो अभियान चला, तो अभियान चलने के बाद आज लगभग 292 स्कूल जो है 292 स्कूल इस समय खोले गए हैं। In Bastar's most sensitive villages, another quiet revolution was taking shape. As schools reopened, a new democratic voice emerged. Villagers, even in areas governed by the Jantana Sarkar, began demanding the return of education. झोपड़ी में हमारा पहला बल्ब जला सोलर लाइट का। हम सब गांव परिवार ने एक निश्चय तय कर लिया कि हमारे गांव में राशन दुकान होना चाहिए। Despite the conflict, the people's will was clear. They wanted their children to learn, their schools to stand again. Education was no longer just a service, it was a demand. बस्तर में 2021 के बाद से मूलवासी बचाओ मंच लगातार अपने ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर कवरेज के दौरान ये पता चलता है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों में एक स्कूल भी एक विषय है
जो अपने गांव में स्कूल की मांग को लेकर, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी की मांग को लेकर भी पिछले कई वर्षों से लगातार मूलवासी बचाओ मंच आंदोलन कर रहा है। हमारे जो मांग है कि आंगनबाड़ी और स्कूल कि हमारे गांव में अच्छे से चले और डॉक्टर, अस्पताल, ये सभी चीज़ों के लिए हम मांग कर। The fire for education did not stop in Sukma and Bijapur. It spread to Narayanpur. In Rekawaya village, once a Maoist liberated zone, a government school had stood until Salvajudum reduced it to ruins. For years, the Maoists ran their own school there. But in 2022, the security forces took control, pushing the Maoists out. The school was abandoned, caught between shifting powers. Now the villagers had taken matters into their own hands. They reclaimed the school and with it their right to education, demanding the government to reopen what was once theirs. रेकावाया का भूमकाल छात्रावास है। ये 13 पंचायत के लोग मिलकर आज एक स्कूल को संचालित कर रहे हैं और यहाँ पर 5वीं तक के बच्चे जो हैं, 5वीं क्लास तक की क्लासेस चलती है और लगभग यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल तो 2022 से ही बना है। हर घर से प्रत्येक महीना 2 किलो चावल आ रहा है एंड देयर आर मल्टीपल सच डायनेमिक्स। जो लोकल लोगों को, लोकल जो यूथ्स है, पढ़े लिखे यूथ्स है, उनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है एज ए टीचर। दे आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 4,000 to 5,000 per month। अगेन दैट इज बीइंग borne by the villagers over here। यहाँ पर पढ़ाता हूँ सर। क्या पढ़ाते हैं? गणित। ये 1 to 5 तक क्लासेस है फिलहाल। और प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे जो यूथ्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनको बच्चों की जो होम लैंग्वेज गोंडी वो आती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम देखेंगे तो बच्चों की मातृभाषा को लेकर जो पढ़ने सिखाने को लेकर बात कही जाती है, ताकि बच्चे एक अपने आप को बातचीत में सहज महसूस कर सके और कक्षा कक्ष में अपनी एक भूमिका बनाए रखें। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए उनकी घर की भाषा, मातृभाषा में उनको शिक्षा ज़रूर मिले। चुडला चुडला कई मनवा बोंगा नरगे माड़ा काल। There are multiple challenges because इस स्कूल का अभी तक कोई सरकारी मतलब स्वीकृति अभी तक इसको मिली नहीं है। कोई सरकारी स्वीकृति मिली नहीं है, owing to which क्या होता है कि बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ रहे they will not get their certificates। तो आने वाले समय में जॉब हो जाए या कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि वो यहाँ पे पढ़े हैं। ये एक चैलेंज है। सेकेंड चैलेंज है कि बच्चों का अधिकार है शिक्षा, RT राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, बट एट द सेम टाइम स्टेट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो उस सिचुएशन से भी लोग आके इस स्कूल को चला रहे हैं अपना पैसा वगैरह इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज वगैरह इस्तेमाल करके। सो दैट इज अ चैलेंज। 2024 से बोलने से 1 जनवरी को मुतवेंडी में वो मंगली सोड़ी को हत्या किया गया है और अनेक बच्चे उनको ऐसा हत्या किया गया है। हमारे बोड़गा गांव में 2 बच्चे की पुलिस और नक्सलियों बीच में मुठभेड़ जैसा हुई है, तो पुलिस लोगों ने वो बारूद फेंका गया था और वो ज़मीन के अंदर डस गया था, तो खिलौना समझकर हम लोग खेल रहे थे, तो फिर वो ब्लास्ट हुई है। एंड द थर्ड पार्ट इज दैट वी आर स्टैंडिंग इन ए कन्फ्लिक्ट जोन। ये कन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पे मुठभेड़ें वगैरह होती रहती है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइवेट सच कम्युनिटी ओन स्कूल is dangerous, is risky for children because if we go through the data, अभी इस 2024 की अगर बात कर ले तो 1 जनवरी से लेके आज के डेट तक, वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन अक्टूबर 2024, आज के डेट तक ऑलरेडी 10 बच्चे मुठभेड़ में दोनों पक्ष के क्रॉस फायरिंग वगैरह में मर चुके हैं, 2 बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हम भारत के बच्चे गुरुजन मांग रहे हैं आपसे ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो। A representation from all the 13 gram panchayats, they have gone to the Narayanpur collector with an application कि इस स्कूल का सरकारीकरण किया जाए। By the end of 2024, the voices of Rekawaya's villagers were finally heard.
the Narayanpur district administration accepted their demand, the school would reopen. This was more than just a school. It was Narayanpur's first step toward reclaiming education after years of conflict. As state forces advanced, Maoist control shrank. In 2023, for the first time in decades, villagers in sensitive areas had casted their votes. Some had waited 30 to 40 years for this moment. वोट होता सर, वो वहाँ बुलाते हैं, यहाँ बुलाते हैं, तो जाएंगे कौन? अब गाँव होता है ना, आस-पास वाले सब आके गाँव में देते। The reopened schools became more than classrooms. They became polling stations, earning the name Vote Wale Schools. हाँ, ऐसी वोट वाली ऐसी स्कूल भी नहीं था सर मेरे यहाँ। मतलब वो जैसे कि जो पोलिंग बूथ आता है ना सर, उसमें कभी मेरे यहाँ गांव वाले वोट नहीं डालेंगे, मैं सोचा भी नहीं। For the Shiksha Doots, the path of education is fraught with challenges. To the state forces, they are sometimes seen as Maoist sympathizers, facing detentions, interrogations, even torture. Yet, even as they teach in the most fragile regions, their future remains uncertain. Without permanent government jobs, they work without proper pay, facilities or security, caught between duty and survival. जैसे ही हम लोग स्कूल चलाते हैं, डेली स्कूल चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर भी हम लोग को वेतन नहीं मिल पाता है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है। ऐसे भी हम लोग का वेतन बहुत कम मिलता है, ऐसे में अपना जरूरी चीज़ को भी पूरा कर नहीं पाते। जो शिक्षा दूत लोग की जो समस्या है सर, ये हमारा अभी तक जो रेगुलर उगरा भी नहीं हुआ, और हमारे पास डीएड लगभग सभी के पास है सुकमा जिला में, और बीजापुर में भी है, क्योंकि बीजापुर में भी बहुत संख्या में शिक्षा दूत हैं, वो भी अंदरूनी क्षेत्र में पढ़ाते हैं। हमारे जैसे सुकमा में है, हम लोग कोंटा ब्लॉक के जो शिक्षा दूत लोग हैं इसी टाइप के वहाँ पे भी हैं। तो हम जो चाह रहे हैं सर कि हमारा स्थानीय भर्ती को लेकर कि हमको भी जब स्थानीय भर्ती जब होता है तो हमको भी प्राथमिकता दिया जाए इसमें, ताकि हमारा भी भविष्य सुधरे। अशोक का चाचा हूँ, अगर मैं भी स्कूल होता, पढ़ता, मैं भी कुछ बनता और मैं भी कुछ दुनिया भी देखता। Caught between two forces, the Shiksha Doots walk a dangerous line. To the Maoists, they are seen as police informers, threatened, maimed and dragged into brutal Janta Adalats. Some never return. In the last 2 years, 4 Shiksha Doots have been killed. Many others live under constant threats. Some schools, once reopened, have been forced shut again by Maoists. कुछ देर के बाद जनता के सामने या जन अदालत में पेश किया जाएगा। इस लेकर चोंदी था फिर क्या किलानी एक और किना लग कितना ले मेरे धर्म कर गुरुजी हो नलसनारो सिक्का फिर इस लेकर 5वीं से लेकर 8वीं तक का पास कितना उसके बाद फिर की ना पढ़े कि ना ढूंढता मैडम ही गुरुजी ने पढ़े माए ना कि स्कूल के बारे में पूरा नॉलेज में लाल सलाम कामरेड, 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 लाल सलाम कामरेड। March 15, 2024, a moment of shift in the conflict. An official Maoist press release spoke of peace talks with the state. Most notably, for the first time it stated that Maoists would no longer oppose schools and basic government facilities in their strongholds. A written acknowledgement, the first of its kind, signaling a possible path forward. हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीजापुर जिले में आए थे। उन्होंने ये भी घोषणा किया कि ये जो 26 स्कूल जो पुराने स्कूल जो बंद थे उसके अलावा भी 33 नए स्कूल खोलने की घोषणा की है जो आज तक कभी संचालित नहीं हुए थे। और ये कितना है? 4 महीने कितना होता है? उंगली गिन के बताओ।
Bastar's journey of rebuilding schools is an odyssey, one of hope, flickering yet persistent. Yet even as classrooms come back to life, the war rages on. Restoration and bloodshed, two parallel realities shaping Bastar's fate.